आज इस एपिसोड में हम आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो आप लोग देखोगे कि हाँ वास्तव में कोई चीज़ है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि जन्म पत्रिका किस प्रकार से भरें, किस प्रकार से उनको बनाएं, किस प्रकार से उनको कैलकुलेट करें, उसका वीडियो दीजिए। लेकिन अभी हमारा सारा बल विचार का सिस्टम चल रहा है। जब वो पूरा हो जाएगा उसके बाद हम बाकायदे आप लोगों को लिख करके बताऊंगा किस प्रकार से जन्म पत्रिका भरा जाएगा, किस प्रकार से बनाया जाएगा। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए आपको सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका कैसे इसको भर रहे हैं, कैसे कैसे इसको भरते हैं, आपको एक जनरल थोड़ी सी नॉलेज हम दे देते हैं। देखो, एक पत्रिका हमारे पास मुंबई से आई हुई है बनने के लिए, और ये पूरा बल विचार सहित बनाई गई है कुंडली। इस कुंडली में पूरा बल निकाला गया है, अष्टक वर्ग बनाया गया है, अष्टक वर्ग का त्रिकोण शोधन भी हुआ है, पिंड शोधन भी हुआ है। ये सब करते हुए वो कुंडली इतनी बड़ी बनाई गई है। तो इसको बनाने के लिए हमें एक कापी को भी यूज करना पड़ा है। इतनी मोटी कापी है और ये पत्रिका है, दोनों मिल करके फिर एक कुंडली बनेगी। तो इतनी बड़ी कुंडली आप भी बनवा सकते हो। तो इस कुंडली के द्वारा जैसे आप सवाल कर लेते हैं कि अगले का विवाह कब होगा, तो ये जो पत्रिका बना के दे रहा हूँ अष्टक वर्ग वाला, ये पत्रिका आपको ये बताने में समर्थ होगी कब इसका विवाह। अब उसके लिए अभी चलो फिर चर्चा फिर करता हूँ उसकी। अभी पहले इसकी चर्चा कर लेता हूँ इस पत्रिका के बारे में। देखिए, बड़ी पत्रिका छपी छपाई होती है, उसमें आपको भरना होता है। तो पत्रिका में क्या होता है, उसके यहाँ सारे लिखे हुए होते हैं, उसी के बीच में आपको अंकित करना होता है। अब जैसे इसका प्रसिद्ध नाम ध्रुवी दीक्षित है। फिर लिखा होता है जन्म तारीख, तो वहाँ पे तारीख डालिए, महीना के जगह महीना डालिए, सन के जगह आप सन डाल दीजिए, वार के जगह बुधवार डाल दीजिए, और दिन रात्रि में AM PM आप वहाँ लगा दीजिए। अगर रात्रि का जन्म है, दिन वाले को काट दीजिएगा। जन्म स्थान इसमें लिखा हुआ होता है, तो जन्म स्थान जहाँ का होता है इसमें हमने नई मुंबई डाला है। अब इसमें किस पंचांग के आधार पर आधारित ये बना हुआ है, तो ये पंचांग दिवाकर के आधार पर आधारित ये बना हुआ है। अब इसमें लिखना होता है शुभ विक्रमी संवत, पंचांग में आपके संवत लिखा हुआ होता है, उस संवत को यहाँ भर देना है। शालिवाहन मतलब यहाँ शाक आपको लिखना होता है, शाक जो है पंचांग में लिखा हुआ होता है, तो 1942 हमने भर दिया। प्रवर्तमाने ऐन गति मतलब सूर्य किस ऐन में है, सूर्य उत्तर गोल यानी किस गोलार्ध में सूर्य है, ये आपको जानना होगा। गगन चूड़ा मरो करते हुए फिर डार करते हुए ग्रीष्म ऋतु मतलब जहाँ ऋतु लिखा हुआ है वहाँ कौन से ऋतु में पैदा हुआ है, शीत ग्रीष्म वर्षा जो भी ऋतु है ऋतु का नाम डालना होता है। यहाँ हमारा ग्रीष्म ऋतु डालना था। मासोत्तमे मासे, अब मासोत्तमे किस महीने में पैदा हुआ, अब ये जेठ में होने से हमने जेठ डाला, आपका जिसमें पैदा हुआ वहाँ पे वो महीना डालेंगे। शुक्ल पक्ष मतलब किस पक्ष में पैदा हुआ, शुक्ल पक्ष यहाँ डालना हुआ। फिर लिखा शुभ तिथि, उसके पहले आपको डालना होगा पंचमी या जो भी आपकी तिथि में जन्म हुआ है वो जन्म तिथि आप डाल देंगे तो हाँ शुभ तिथि होगा। बुधवार वासरे, अब यहाँ बुधवार को जन्म हुआ इसलिए उस बुधवार करते हुए आगे वासरे यानी बुधवार का जन्म होगा। अब बुधवार का यहाँ घटिपल डालना होता है। तो पंचांग में जब आप पंचांग देखते हो तो वहाँ पे एक घटिपल लिखा हुआ होता है बुधवार के सामने, तो बुधवार के सामने जो घटिपल लिखा हुआ होता है उसी घटिपल को यहाँ दे देते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है सुबह के टाइम में कुछ और नक्षत्र होता है और जन्म के समय कुछ और नक्षत्र होता है। मान लो बच्चे का जन्म शाम को हुआ, उस समय कोई दूसरा नक्षत्र है और सुबेरे दूसरा नक्षत्र है, तो कौन सा नक्षत्र भरेंगे, तो इसमें 2 स्थान होता है। तो एक जगह तो क्या होता है सूर्य उदय कालीन में प्राप्त होने वाले नक्षत्र ही इसमें दर्ज किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जब सूर्य उदय के समय जो नक्षत्र है वो एक बार दिखाया जाएगा, बाकी फिर आगे जन्म नक्षत्र जो है वो दिखाया जाएगा, तो 2 बार दिखाया जाएगा। तो सूर्य उदय के समय पुनर्वसु नक्षत्र, तो कितनी घड़ी, 3 घड़ी 30 पल। अब 3 घड़ी 30 पल का मतलब हो गया है आपको
2.5 घड़ी मान ले 1 घंटा हो जाता है, और 24 मिनट और हो गया, मतलब 1.25 घंटा 1.5 घंटे का ये सवेरे के जन्म के टाइम में ही पुनर्वसु नक्षत्र खत्म हो गया है। अब यहाँ परम जन्म नक्षत्र, अब यहाँ दिया गया है जन्म नक्षत्र कौन सा है, अब यहाँ लिख दिया गया है पुख, जन्म नक्षत्र पुख है। अब ये पुख होता है, जहाँ सर्वक्षम में लिखा हुआ होता है, सर्वक्षम मतलब होता है 24 घंटे का मान, 60 घड़ी वहाँ आप डाल दीजिएगा। इधर भुक्त चरम अगर जहाँ लिखा हुआ है मतलब भुक्त बीता हुआ, जिसको आप कहोगे भयात, और भयात आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद भोग्य फल, यहाँ भुक्त फल आपको देना होगा और भोग्य फल को लिखना होगा। तो भोग फल का मतलब हो गया है आपका भयात और भभोग, भभोग और भयात को यहाँ आपको दर्ज करना होता है। ठीक है, सारा जो है भोग्यम जो है जितना हो जाएगा वो लिखा जाएगा, और यहाँ फिर आपको भयात भभोग डाल देना होगा। इसके बाद लिखना होता है योग लिखा होता है, तो योग के सामने घटी फल होता है। तो योग पंचांग में आपको देखना होगा जन्म में सूर्य उदय के समय जो योग होता है उस योग को यहाँ लिख दिया जाता है। तो इसमें क्या था, वृद्धि योग था, तो वृद्धि योग होने से उसमें योग डाल दिया गया। वृद्धि योग के बाद यहाँ योग के घटी फल लिखना होता है, तो योग के सामने पंचांग में घटी फल लिखा हुआ होता है, उस घटी फल को यहाँ डाल देने से फिर लिखा होता है करड़े, करड़े के पहले अब हमने यहाँ मतलब बालो करण में, लेकिन आपका जो करण होगा पंचांग में करण लिखा होता है, वहां से देख करके करण लिख दिया, और करण के सामने की घटी फल को देख करके आप डाल देंगे। तद दिनमानम, दिनमान अब पंचांग में आपको दिनमान साइड में लिखा हुआ होता है, वहां से आप दिनमान देख करके आसानी के साथ इसको भर देंगे। अब रात्रिमान, अब 60 में से दिनमान आप घटा देंगे, जो आएगा वो रात्रिमान, और रात्रिमान यहाँ आप इसको भर देंगे। अब कुछ लोग यहाँ पे फंस जाते हैं गतांश अर्के। अब यहाँ अर्के जहाँ लिखा हुआ होता है उसका मतलब है सूर्य। अब सूर्य के गता अंश आदि, मतलब अब सूर्य सीधे सीधे ये जान लीजिए दूसरी भाषा में सूर्य स्पष्ट, तो सूर्य स्पष्ट यानी सूर्य का जो मान होता है। अब सूर्य जिस राशि में होगा, जहाँ अर्के गतांश लिखा हुआ है वहाँ सूर्य मेघ वृक मिथुन किस राशि में आपके है वो राशि लिख देना होगा, और उसके ग्रह अंश कला विकला आपको डाल देना होगा। यानी सीधे सीधे ये जान लीजिए जो सूर्य स्पष्ट आपका होता है वो सूर्य स्पष्ट यहाँ लिख देने से अर्के गतांश हो जाता है। सूर्य उदयष्टम, अगर सूर्योदयष्टम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कह रहा है सीधे से हमको इष्टकाल चाहिए। तो यहाँ पे आप इष्टकाल जो आप कुंडली बनाते हुए निकाले होते हैं वहाँ इष्टकाल भर देते हैं। एतत् समय किस समय में हुआ है, वृश्चिक लग्नोदय, यहाँ लग्न उदय लिखा है तो वृश्चिक लग्नोदय में। जन्म स्थान है मुंबई। अब यहाँ लिखा है वंश, किस वंश में हुआ, विप्र वंश से, ब्राह्मण वंश से, क्षत्रिय वंश से, वैश्य वंश से, जिस वंश में पैदा हुआ होता है वो टाइटल यहाँ देना होता है। इसके बाद गोत्र, उसको गोत्र लिखना होता है। गोत्र के बाद श्रीमाना, सबसे पहले पिता के पिता यानी दादा का नाम यहाँ लिखना होता है। तो जहाँ पे हमने यहाँ खाली छोड़ा हुआ है तो ये अभी भरना है, तो यहाँ सबसे पहले दादा का नाम लिखा जाएगा। तत्र पुत्र श्रीमाना, इसके बाद पिता का नाम, इसके बाद स्वधर्म पत्नी श्रीमती, इसके बाद उसकी पत्नी का नाम यहाँ दर्ज किया जाएगा। एतत् समय पुत्र पुत्री, अब यहाँ पे पुत्र और पुत्री दो लिखा हुआ है, तो अगर लड़का है लड़की है तो एक को काट दो एक को रहने दो। तो अगर तो रत्नम जिजनत, अब यहाँ लिख रहा है अवक होरा शास्त्र अनुसार, अब यहाँ किस होरा शास्त्र के अनुसार में जन्म हुआ है, कौन सा नक्षत्र है, पुख नक्षत्र है। अब यहाँ जन्म नक्षत्र जो होता है वो यहाँ लिखा गया है। तो ये क्या हुआ, जन्म नक्षत्र। तो जन्म नक्षत्र में कौन से, द्वितीय चरणे, चरण जहाँ लिखा हुआ उसके पहले द्वितीय। तो पुख नक्षत्र, नक्षत्र के पहले पुख और चरण के पहले द्वितीय, दूसरे चरण में। इत्य अक्षर नाम, अब नाम का जो आपने कुंडली बनाते वक्त पहला नाम निकाला हुआ है उसका यहाँ नाम लिख देना होता है। अब फिर इसके बाद प्रसिद्ध नाम, मान लो जन्म कुंडली का नाम कोई और है, प्रसिद्ध नाम कोई और रखा हुआ है, यहाँ दो ऑप्शन होते हैं प्रसिद्ध नाम भी रखने का। तो प्रसिद्ध नाम जो है उसको वो डाल देना हुआ।
अब फिर इसके बाद यहाँ राशि आ जाता है। राशि कौन सा है, स्वामी उसका कौन सा है। अब यहाँ राशि कौन सा है, कर्क है इसका, स्वामी चंद्र है, वर्ण ब्राह्मण है, वश जलचर है, योनि मेघ है, गण देव है, नाड़ी मध्य है। इस प्रकार से यहाँ इन नाड़ियों को पंचांग में लिखा हुआ होता है, वहां से देख करके भर देना होता है। इसके बाद यहाँ लगाया जाता है विषुवंतरीय महादशा। जब महादशा अंतरदशा निकालते हैं तो यहाँ अंतरदशा लिखना होता है। पराशर मतानुसारेण विषुवंतरीय महादशा अनुसारेण शनि माय गुरु, जिसमें आपका दशा का जन्म हुआ होता है, उस दशा के फिर उसकी कुल वर्षाणी, यानी उसके सारे वर्ष कितने हैं। अब यहाँ जैसे इसका जन्म शनि में हुआ है तो इसको क्या लिखा गया है, शनि। श्री पराशर मतानुसारेण महादशाम शनिम, यानी शनि की महादशा में जन्म हुआ है। कुल वर्षाणी 19 वर्ष। अब इसमें से भुक्त वर्षाणी कितना बीत गया है, 8 वर्ष 10 माह 21 दिन बीत गया है। शेष 10 वर्ष 1 माह 9 दिन आगे चलेगा। ये हो गया भोग्य वर्षाणी। इसके बाद इसमें घातोदय मास लगाना होता है। तो पंचांग में घाती मास लिखा हुआ होता है, वहां से देख करके घात तिथि कौन कौन सी है, मतलब घात मतलब होता है अरिष्ट कारक अनिष्ट कारक। इस घात तिथियों में, घात वार में, घात नक्षत्र में, घात योग में, घात करण में, घात पार में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। यानी घात मतलब वो हानिकारक सिस्टम इसमें लगा हुआ होता है पंच कुंडली में। इसके बाद जन्मांग, यहाँ जन्म कुंडली होता है। तब इसका जन्मांग जो है वृश्चिक है, वृश्चिक भर करके सारे नंबर लगा के ग्रह, फिर इसकी चंद्र कुंडली हो जाती है। फिर यहाँ ग्रह स्पष्ट सूर्य ग्रह भर जाएंगे। फिर इसकी यहाँ गति भरी जाएगी। फिर इसके मार्गी बकरी के नीचे अभी रह गया थोड़ा सा, इसको डालेंगे। फिर द्वादश भाव, अब चलित चक्र में द्वादश भाव बनाना होता है। तो द्वादश भाव में पहला भाव, दूसरा भाव, कौन सारे स्पष्ट करते हुए आपको भरना होता है। तो द्वादश भाव को भरने के बाद फिर यहाँ चलित चक्र, अभी 12 खाने वाला चलित चक्र होता है। 12 खाने वाला कौन सा ग्रह संधि में गया, कौन सा ग्रह बीच में गया, ये क्लियर करता है। इसके बाद होरा कुंडली, होरा कुंडली के बाद दृष्टिकांड कुंडली। तो दृष्टिकांड जो आप बनाए हुए होंगे, ये सारा वीडियो आपको देखना होगा। नौमांश कुंडली, फिर नौमांश कुंडली कैसे बनेगा, भरा जाएगा। दशमांश, त्रिशांश। इसके बाद पंचधाम मैत्री। अब इसमें आपको जो है अपनी कुंडली के अनुसार इसका पंचधाम मैत्री तैयार करना पड़ेगा। नैसर्गिक मैत्री और तत्कालिक मैत्री के योग से ये मैत्री तैयार किया जाता है, जो कुंडली के अनुसार तैयार होता है। इसके बाद ये सुदर्शन चक्र इसमें बना दिया गया है। फिर यहाँ सप्तवर्ग के शुभ वर्ग और पाप वर्ग। अब जो सप्तवर्ग होता है, उस सप्तवर्ग में कितने इसके शुभ वर्ग प्राप्त हुए, कितने इसमें पाप वर्ग प्राप्त हुए, ये दिया हुआ होता है। सप्तवर्ग के बाद तब इसमें महादशाएं आ जाती हैं। नहीं, ये सप्तवर्गीय बल है। तो ये सप्तवर्गीय बल है, इसमें से किस प्रकार से सभी ग्रहों के बल इसमें निकाले गए हैं। लग्न, होरा, दृष्टिका, सप्तमांग, इसके सारे कितने बल हैं, ये सारे यहाँ बल दिखा दिए गए हैं। इसी के साथ में विषुवंतरीय महादशा यहाँ प्रारंभ हो जाएगी। विषुवंतरीय महादशा शुरू हो जाएगी। इसी महादशा में फिर इसमें अंतरदशाएं लगाई जाती हैं। किसकी अंतरदशाएं चली गई, अंतरदशा का वर्ष मास दिन लिखा जाएगा। यहाँ तारीख से तारीख, किस तारीख से किस तारीख तक चल रहा है। तो अब इसमें सारी लगाई दी गई है। इसी प्रकार से दूसरी अंतरदशाएं आगे की होती है। फिर यहाँ योगिनी दशाएं। अब इसमें योगिनी की सारी दशाएं आपको कैलकुलेशन के द्वारा निकालना होता है, कितना बीत गया है। अब इसमें 1 वर्ष 4 माह 25 दिन बीत गया है, 1 वर्ष 7 माह 5 दिन चलेगा। फिर इसके बाद आगे दूसरी चलेगा। इसी प्रकार से इसमें सारी योगिनी की दशाएं, वर्ष मास दिन यहाँ 27/5/2020 से शुरू होकर के 2/1/2022 तक, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ 2055 तक, मतलब 35-36 साल की योगिनी दशाएं लग गई। अब यहाँ कुछ लिखना होता है जो अभी लिखा नहीं हूँ, लेकिन इसमें लिखने के लिए 1 पेज होता है। तो इस प्रकार से यह सप्तवर्गीय कुंडली आपका बना। इसके बाद इनका स्पेशल आर्डर था कि हमारा जो है सारे बल को, खटबल को, सारे बल को निकालें। अब उसको निकालने के लिए फिर हमको एक अलग से कॉपी लगाना पड़ा है। अब ये पूरी इतनी मोटी कॉपी है,
120 पेज की। ये 120 पेज की कॉपी है। अब 120 पेज की कॉपी में अब यहाँ इनको लिख दिया हूँ, तो सप्तवर्ग की थी, लेकिन अब इसमें सारा इसमें विक्रमादित्य संवत में शुभ वाक्य भी लिख दिया हूँ, मास तिथि नक्षत्र योग करण इसमें भी लिख दिया हूँ। और इसमें उसमें तो 7 ही कुंडलियाँ थी, और इसमें लग्न, होरा, दृष्टांत, सप्तमांश, होरा, दृष्टांत, चतुर्थांश, सप्तमांश, नवमांश, दशमांश, द्वादशांश, षोडशांश, विशांश, चतुर्विशांश, सप्तविशांश, तीर्थांश, ह्वैदांश, अक्ष, वेदांश, खड्यांश, मतलब ये सारी कुंडलियां इसमें एक्टिव कर दी गई। अब इस कुंडलियों के साथ में इसमें यह था, अब हमें विंशोपक बल, अब इसमें विंशोपक बल कैसे निकाला जाता है, ये सारे वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसमें विंशोपक बल का सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो परसेंट लगाया हूँ सभी खानों में, कितने में कितना कितना विंशोपक बल प्राप्त होगा। फिर यहाँ उसमें शत्रु मित्र को इसमें लगाया हूँ। फिर यहाँ पे कुंडली में विंशोपक बल सारा निकाल दिया हूँ, यहाँ निकाल करके यहाँ एक्टिव कर दिया हूँ कि यहाँ ये बल जोड़ा गया है। जोड़ करके फिर इसका कैलकुलेशन करके इसको स्पष्ट करना होता है कि कितना होता है। तो इसको फल करने के लिए कितना कितना बल प्राप्त होगा, ये नीचे यहाँ दिया गया है विंशोपक बल। अब यहाँ इसका नीचे मैं लिख दिया हूँ कौन ग्रह स्वल्प फल देगा, कौन पूर्ण फल देगा, कौन अल्प फल देगा, ये मैं यहाँ पे दर्ज कर दिया हूँ। विंशोपक बल के बाद बल विचार, तो बल विचार में यहाँ आप बल विचार देख ही रहे हो, तो ये इनका उच्च बल, युग्म बल, केंद्राज बल, दृष्टान बल, सप्तवर्गीय बल। फिर यहाँ स्थान बल के सारे सिस्टम इनको दिया। दिग्बल, नतोन्नत बल, पक्ष बल, दिवारात्रि बल, ये सारे बल निकाला। कलयुगाद अहरगण दिया, वर्ष सात चक्र दिया, वर्षपति कौन है, मासपति कौन है, दिनपति कौन है, काल भोरेश कौन है, ये सारा इसमें निकाल दिया इनको। अब इसमें ग्रहों की क्रांति, किस ग्रह की क्या क्रांतियां हैं इसमें दे दिया। ऐन बल सारणी दे दिया, अहरगण इनका निकाल करके दे दिया। अब यहाँ मध्यम ग्रह स्पष्ट निकाल दिया इनका, मध्यम ग्रह स्पष्ट और शीघ्रोच्च, ये नैसर्गिक बल, और नैसर्गिक बल के साथ फिर यहाँ पर इन्होंने दृष्टि बल। अब इस दृष्टि बल से कौन ग्रह की कितनी किस ग्रह पर दृष्टि है यहाँ दे दिया गया है। अब इस दृष्टि बल के द्वारा आप अगर देखते हो, कहते हो कि सूर्य मंगल को देख रहा है या मंगल सूर्य को चौथी दृष्टि से देख रहा है, तो कितनी दृष्टि से देख रहा है, यहाँ पर वो दृष्टियां कैलकुलेट के द्वारा करके निकाली गई हैं कि ये इतनी पॉइंट की दृष्टि से देख रहा है, सीधी सीधी। अब यहाँ एक एक ग्रह का यहाँ पॉइंट, अब यहाँ जैसे सूर्य है, इसका सूर्य पर कोई दृष्टि नहीं होती, सूर्य चंद्रमा को देख रहा है, लेकिन चंद्रमा कितना 13 कला 40 विकला की दृष्टि से देख रहा है। इस बस बुध देख, इसी प्रकार से कौन सा ग्रह कितने कला दृष्टि से, तब इन सभी ग्रहों का योग बनाया जाता है। योग करके फिर इसमें से शुभ दृष्टि और पाप दृष्टि, शुभ दृष्टि पाप दृष्टि का कम्युनिकेशन करते हुए फिर उसका फल निकालते हुए तब धनात्मक और ऋणात्मक दृष्टि तैयार की जाती है कि कौन सी दृष्टि धनात्मक होगी और कौन सी दृष्टि ऋणात्मक होगी। तब इस दृष्टि बल को जो है यहाँ खट बल, 6 प्रकार के बल, 6 प्रकार के स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, तो ये 5 प्रकार के बल, 5 प्रकार के बलों में को जोड़ लिया। जोड़ने के बाद तब यहाँ जो दृष्टि बल प्राप्त हुआ है, उस दृष्टि बल को जहाँ धनात्मक है वहाँ जोड़ा गया है 5 बलों में, जहाँ ऋणात्मक है वहाँ उन 5 बलों में उस दृष्टि को ऋण यानी माइनस किया गया है। तब जाकर के इनका शुद्ध तब यहाँ पे प्राप्त हुआ कितना इनका खडबल हुआ। अब खडबल के बाद फिर इनका सीधे एक खडबल चार्ट बना दिया हूँ। अब इस खडबल चार्ट में अब यहाँ मैं सीधे दे दिया हूँ सूर्य पूर्ण बली, चंद्रमा पूर्ण बली, मंगल पूर्ण बली, बुध पूर्ण बली, गुरु मध्यम बली और शुक्र मध्यम बली, शनि मध्यम बली। इस प्रकार से कौन अधम बली, कौन मध्यम बली, कौन निर्बल, कौन पूर्ण, इस प्रकार से इनके बल यहाँ दर्ज कर दिए हैं। इसके बाद इनका ये अष्टक बल, अब इसमें रेखाष्टक, ये कुंडली है जो इसमें बिंदी और लकीरें, इस प्रकार से इनकी ये 8 कुंडलियां। अब ये सूर्य का अष्टक वर्ग है, चंद्रमा का अष्टक वर्ग है,
मंगल का अष्टक वर्ग है, बुध का अष्टक वर्ग है, बृहस्पति का अष्टक वर्ग है, शुक्र का अष्टक वर्ग है, शनि का अष्टक वर्ग है, लग्न का अष्टक वर्ग है। ये अष्टक वर्ग के द्वारा ही आप सही फल को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे किसी के मान ले आपने शादी विवाह के लिए पूछा, या कब इसकी विवाह होगा, कब संतान होगी, कब नौकरी मिलेगा, कब शुभ होगा और कब अनिष्ट, या कब खतरे वाला काम होगा, कब घटनाएं बुरी घटेगी, कब अशुभ घटेगी। ये कुंडली अष्टक वर्ग ये बताने में समर्थ होती है। तो इसके द्वारा ये अष्टक वर्ग बनाने के बाद इन सभी में किसको कितना कितना बल प्राप्त हुआ। इसके बाद इसका त्रिकोण शोधन करना होता है। अष्टक वर्ग का त्रिकोण शोधन अब यहाँ पे इनके सारे त्रिकोण शोधन किए गए हैं। सूर्याष्टक, चंद्राष्टक, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और इनका त्रिकोण शोधन हुआ। त्रिकोण शोधन होने के बाद अष्टक वर्ग में एकाधिपत्य शोधन होता है। एकाधिपत्य शोधन अब वो कैलकुलेशन में जो कभी आपको रियल देखने को मिलेगा ब्लैक बोर्ड पर। फिर यहाँ एकाधिपत्य शोधन, इसमें किस प्रकार से उनका, क्योंकि एकाधिपत्य मतलब कि एक एक राशि के दो दो स्वामी होते हैं, तो उनका कैसे कम्युनिकेशन करते हुए एक अधिपति करना होता है, उनको बल देना होता है। तो एकाधिपत्य शोधन इनका किया गया। तो इसमें सभी ग्रहों के एकाधिपत्य यहाँ शोधन हो गया। एकाधिपत्य शोधन होने के बाद अष्टक वर्ग में पिंड बनाना जरूरी होता है। अब उन पिंड के योग से ही सारा फल कथन निर्भर करेगा। अब इसमें अब सूर्याष्टक वर्ग का ये देखिए पिंड होता है। तो पिंड होता है, यहाँ सबसे पहले ऊपर लिखा होता है ग्रह, कौन से ग्रह हैं, फिर इसमें रेखाएं, इसके बाद होती राशि। अब यहाँ मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मतलब एक एक राशि का नाम यहाँ दिया। इसके नीचे इसमें होता है रेखा। अब इसमें किस ग्रह को कितनी रेखाएं मिली हुई हैं सूर्याष्टक वर्ग में, ये सारी रेखाएं इसमें लिख दी गई। इसके बाद त्रिकोण शोधन होने के बाद उसको कितना बल प्राप्त हुआ है, ये हो गया। फिर इसका एकाधिपत्य शोधन होने के बाद फिर उसको कितना बल प्राप्त हुआ। अब एकाधिपत्य शोधन करने के बाद तब इसकी एक अलग सारणी होती है दो, उसमें राशि गुणांक और ग्रह गुणांक वो करना होता है। तो इनको राशि के गुणांक को जब किया गया तो यहाँ इनको जो बल प्राप्त हुआ वो बल इसमें राशि के गुणांक को डाला गया। फिर ग्रह के गुणांक, वहां पर भी गुणांक है, तो ग्रह किसमें है तो उसको क्या गुणांक अंक मिल रहा है, तो उसे गुणा करके उसके अंक को यहाँ पे डाला जाता है। तो उसको अंक के डाला जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, सारा मिल करके योग पिंड बन जाता है। तब इसमें राशि के गुणांक और ग्रहों के गुणांक, इन दोनों गुणांकों को जोड़ लिया जाता है। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या होता है, ये योग पिंड तैयार होता है। इस प्रकार से सूर्याष्टक का योग पिंड, चंद्राष्टक का योग पिंड, भौमाष्टक का योग पिंड, बुधाष्टक का योग पिंड, गुरु का योग पिंड, बृहस्पति का योग पिंड, शुक्र का योग पिंड, शनि का योग पिंड, ये इनके योग पिंड तैयार कर लिए जाते हैं। अब इन्हीं योग पिंडों के द्वारा ही इनका फल आप कह सकोगे कि इस समय ये चीजें होगा। और कैसे किया जाएगा वो आपको फिर अभी बताएंगे, थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ, लेकिन इसमें बाकी आगे बताऊंगा। अब यहाँ इन सारे पिंड बना लिए गए। अब इनका पिंड हो गया। पिंड बनने के बाद इनके सभी का सारे अष्टांग वर्ग का यहाँ पे लिया करके इनको एक मेल करना होता है। इसमें सारी लकीरों को, किस्म के सूर्य को कितने मिला, चंद्रमा को, मंगल को, सारे जो है यहाँ ले आकर के इसमें जोड़ देना होता है। फिर इसके बाद तब इसका बनता है सर्वाष्टक चक्र। कौन सी कुंडली है, सर्वाष्टक। अब सर्वाष्टक में यहाँ लग्न है वृश्चिक। अब वृश्चिक लग्न में इसको कितना मिला है, 42। धनु में मतलब दूसरे स्थान में 31, तीसरे स्थान में 28 और चौथे में 30, पांचवें में 36, छठे में 37, सातवें में 30, आठवें भाव में 27। इस प्रकार से 24, 35, 35, 30 किस भाव में कितने अंक इसको प्राप्त हुए। अब इसमें
इसके द्वारा फल कथन आप कैसे करेंगे। अब इसके द्वारा जो यही गोचर के लिए उपयुक्त काम करता है। अब इसका सीधा सिद्धांत होता है, मान लो अगले को ये जानना हुआ कि इसकी मैरिज कब होगी या इसको नौकरी कब मिलेगी, ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो ये अष्टक बल उसको कैसे बताएगा। तो इसको ऐसे बताएगा ये, अब इसमें मैरिज के लिए शुक्र जिम्मेदार होता है, तो इसमें आपको शुक्राष्टक वर्ग लेना होता है। शुक्राष्टक वर्ग में 7वें भाव में जितनी लकीरें होती है, शुक्राष्टक भाव में जितनी लकीरें होती हैं और शुक्राष्टक का जो पिंड है, शुक्राष्टक का जो पिंड है, उस लकीर को उस पिंड से गुणा किया जाएगा। गुणा करने पे जो गुणन फल प्राप्त होगा उस गुणन फल को 27 से भाग दिया जाएगा। 27 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उस राशि में, जो शेष बचेगा उस नक्षत्र में, क्योंकि 27 से भाग देने पर नक्षत्रों का बंटवारा हो जाएगा, तो इसमें जो शेष बचेगा उस, तो नक्षत्र कहाँ से गिनेंगे, अश्विनी, अश्विनी से गिन करके उस नक्षत्र में जितना शेष बचा हुआ है, जब लग्नेश या सप्तमेश यानी 7वें भाव का स्वामी वहां पे शुक्र गोचर करेगा, तब जाकर के जातक का विवाह होगा, ऐसे डिसीजन लिया जाता है। इसी प्रकार से अरिष्ट यानी कब इसको कठिनाई आएगी, कब इसको मुसीबत आएगी, कब पिता के लिए कष्टकारी होगा। अगर इसको जानने के लिए आपको सूर्याष्टक वर्ग का प्रयोग करना होगा। सूर्याष्टक वर्ग में 10वें भाव में आपको जाना होगा। सूर्याष्टक वर्ग में 10वें भाव में कितनी लकीरें हैं, जितनी लकीरें हैं उन लकीरों को, क्योंकि इसमें रेखा और बिंदु यही दो चीजें प्राप्त होती है। सूर्याष्टक ये, अब ये सूर्याष्टक है। अब यहाँ ये सूर्य से हो गया, ये 10वां भाव हो गया। अब 10वें भाव में कितनी लकीरें हैं, अब 10वें भाव में यहाँ 1 2 10वें भाव में 1 2 3 4 3 2 5, इसमें 5 लकीरें आ गई। अब इस 5 लकीरें ये हो गई और इसका योगपिंड यहां देखना होगा। योगपिंड यहाँ पे बना हुआ है, तो योगपिंड इसका अलग बना हुआ है, तो योगपिंड 109 है। इसका योगपिंड 109 है और इसका रेखा 5 है, तो 109 को 5 से गुणा किया जाएगा। गुणा करने पे जो गुणनफल प्राप्त होगा उसको 27 से भाग दिया जाएगा। 27 से भाग देने पे जब शेष बचेगा, तो जो जितना शेष बचेगा उसको अश्विनी नक्षत्र से गिन करके उस नक्षत्र में जब शनि गोचर करेगा, तब जातक को पिता को कष्ट होगा, पिता को तकलीफें होगी, पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट देखने को मिलता है, या ऐसी चीजें वहां आती है। उसी के साथ जो शेष उसी नक्षत्र में जब सूर्य गोचर करेगा, तब जातक को राज्य का लाभ, नौकरी का लाभ। उसमें जब शुभ गोचर करेगा तो उस स्थान को शुभ करेगा, और जब उसमें अशुभ गोचर करेगा तो उस समय अशुभ होगा। इसी प्रकार से शरीर को धन भाव कब इसको मिलेगा, पराक्रम भाव कैसा है, सारी गणनाएं, सारा सिस्टम यहीं से आप लगा सकते हो, एक एक करके सारे चीजों का। सुख भाव कैसा रहेगा, माता पक्ष कैसा रहेगा, संतान कब होगी, कब कैसा होगा, उसकी इच्छाएं कैसी होगी, वहाँ ग्रह भी रहेंगे। इसी प्रकार से कब उसको रोग होगा, कब ऋण होगा, कब शत्रु आएंगे, कब कर्जा से मुक्त होगा, कब विवाह होगा, कब स्त्री होगी। 8वें भाव की गणना करोगे तो उसमें कब उसकी मृत्यु होगी, कब कष्ट का समय, कब जेल का समय, कब छुटकारे का समय, आदि गणनाएं होगी।
इसी प्रकार से नवम से यात्राएं से, तीर्थ यात्राएं से आज सारी गणनाएं आपका होगा। शुभ कर्मों से भाग्य का, लकी टाइम का। उसी प्रकार से दसम स्थान से आप इसको गणना करोगे तो उसके राज्य का, नौकरी का, पिता का, कि उस सब के बारे में शुभ के पक्ष में गणना करोगे तो शुभ जानकारियां, अशुभ के पक्ष में अशुभ की जानकारियां वहाँ टाइम टू टाइम वो गोचर देगा। लाभ के लिए वहीं से लाभ का भाव का लेकर के सारी गणनाएं की जाएगी। उसी से 12वें भाव का, खर्चे का, हानि का, नुकसान का, व्यय का, तो उन कारक ग्रहों के साथ में इनकी गणनाएं करते हुए इस कुंडली के ही द्वारा आप अभी से ही हर चीज लिखने में समर्थ हो सकते हैं। योग पिंड अब देखिए इनका, इसीलिए इन्होंने योग पिंड सारा बनवाया बहुत। ये कुंडली तो 10,000 रुपये में भी कम, हमको महीनों लग गए इसको बनाने में, महीनों से ज़्यादा हो गया। फिर इसमें भी हमने विश्वंतरीय के बजाय अष्टोंतरीय महादशा लागू कर दी। हमने इस कुंडली को देखा कि ये कुंडली जो है शुक्ल पक्ष की है, जिसमें अष्टोंतरीय दशा लागू होनी चाहिए। तो इस कुंडली में हमने सारा अष्टोंतरीय महादशा, अष्टोंतरीय अंतरदशा सारा यहाँ फिट कर दिया हूँ। अब यहाँ भी मंगल की है, बुध की, शनि की, गुरु की, यहाँ इसके बाद तब इसमें मैं इनको थोड़ा सा लिख दिया हूँ लग्न के बारे में विशेषताएं। फिर आप लग्न भाव कैसा रहेगा, धन भाव के बारे में जानकारी, पराक्रम भाव के सुख भाव के बारे में, संतान के बारे में, रोग के बारे में, व्यापार के बारे में, आयु के बारे में, भाग्य के बारे में, राज्य और कर्म के बारे में, लाभ के बारे में, हानि के बारे में यहाँ पे इसको दर्ज किया गया है। इस प्रकार से फिर अष्टोंतरीय महादशा के अनुसार क्या फल होगा, किस किस समय कौन सी दशाएं मतलब कैसे प्रभावित करेगी, तो उसमें क्या प्रभाव किस किस सन में। अब यहाँ सीधे लिख दिया गया है, इस सन से इस सन तक ये प्रॉब्लम रहेगा, इस सन से इस सन तक ये चीज़ें अच्छा रहेगा। तो यह अष्टोंतरीय महादशा के अनुसार इसका फल कर दिया। फिर आगे यहाँ इसमें योगिनी दशा, अब योगिनी दशा के अनुसार यहाँ फल वर्णन कर दिया गया है एक बार कि योगनियाँ कौन कौन सी योगनियों में जन्म हुआ, कैसे चल रहे हैं, कैसे कैसे चलेंगे, उस समय कैसे थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा। इस योगिनी के बारे में भी यहाँ जानकारी दे दी गई है। अब खटबल के अनुसार यहाँ दे दिया गया, बता दिया गया है खटबल में सूर्य इतना है तो ऐसे फल देगा, मंगल ऐसा बलवान है, वो अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशाओं में किस प्रकार से फल देंगे। इस बार अष्टक वर्ग के अनुसार थोड़ा सा फलादेश, तो जिनकी कुंडली थे उन्होंने ये कह दिया था तो कि अष्टक वर्ग कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, उसको थोड़ा सा आप लिख देना। तो थोड़ा सा इसमें सूत्र भी लिख दिया हूँ कैसे उसको देखा जाएगा। बहुत विस्तार से नहीं लिखा हूँ क्योंकि विस्तार में बहुत अच्छा बुरा बहुत सारा सिस्टम आ जाता है, तो जिसके कारण से इसमें हम इनको दे दिया हूँ। तो अष्टक वर्ग के अनुसार यहाँ आत्मा मतलब कैसे कैसे किंचित भाव से कैसे कैसे क्या देखा जाता है, जिसमें सूत्र भी उनको लिख दिया हूँ क्या क्या है। तो ये कुंडली अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन करके दिखा दिया हूँ। संतान का विचार गुरु बल वर्ग से पंचम से रेखा से करें योग पिंड। अब यहाँ गुरु का रेखा जो है 5 है, योग पिंड 56 है, 280 है, तो 280 को 10 से 27 से भाग दिया गया तो 27 दाम 270 शेष 10 बच गया। तो मेघ मतलब 10वें नक्षत्र में जब गुरु गोचर करेगा तब जातक को संतान प्राप्त होगी। अब इसमें एक नियम दे दिया हूँ कि इसमें संतान कब प्राप्त होगी, संतान कब प्राप्त होगी, जब इसको जो शेष 10 बचा हुआ है उस शेष 10 नक्षत्र में जब गुरु गोचर करेगा। और 10वें नक्षत्र मतलब गोचर करने का मतलब होता है गुरु जब मघा नक्षत्र में होगा। अब गुरु मघा नक्षत्र कितने में आता है, सिंह राशि में। जब गुरु सिंह राशि मघा नक्षत्र में गोचर करेगा तब इस जातक के संतान पैदा होगा, गोचर संतान प्राप्त होगा। अब इसको अब आपको कब टाइम आएगा, कैसा टाइम आएगा, इसके लिए आपको पंचांग पूरा घुमाना पड़ेगा कि सूर्य है कि यहाँ पे गुरु कहाँ पे है, उतने दिन में कहाँ लगाएगा, कहाँ पहुँचेगा, ये सारी बातें होती। दूसरा इसका एक दृष्टिकोण और हो जाता है। अब शेष 10वें नक्षत्र में, ठीक है। अब मान लो मघा नक्षत्र में आया और समय सिस्टम नहीं गया, फिर आगे बहुत लेट हो रहा, तो उससे क्या होता है, एक इसका और पॉइंट होता है कि जब उसके त्रिकोण में जाएगा, जब उसके त्रिकोण में जाएगा तब वो संतान का योग बना देगा। यानी अब त्रिकोण का मतलब हो गया 10 नक्षत्र ये हो गया और 9वें और 10वें नक्षत्र में और आगे, तो ये हो जाएगा
तो 10 10 20 मतलब 21वें 22वें नक्षत्र में 10 9 19 19 और 20 यानी 19वें और 20वें नक्षत्र में जब गुरु गोचर करेगा। अब मेष नक्षत्र से 19वें और 20वें नक्षत्र को आपको गिन के जान के देखना पड़ेगा कौन सा नक्षत्र है। उस नक्षत्र में जब गुरु गोचर करेगा तब जातक को संतान प्राप्त होगी। इसी प्रकार से इसमें सारी चीजें इसमें यदि गोचर को लड़के का विवाह शुक्र से वर्ष करें, ठीक है। इस प्रकार से इसमें हमने इनको कैलकुलेशन करते हुए इसमें इनको बता दिया हूँ, इसी प्रकार से होगा। कन्या के विवाह का विचार गुरु और मंगल से भी किया जाता है, ठीक है। फिर ये चीजें यहाँ पे इनको हमने मोटा मोटा, बहुत ज्यादा बारीक कहाँ देंगे। अब इसमें ये सारी कुंडली इनको बना दिया है। अभी इसमें 10-12 पेज बच गया है, मतलब सैकड़ों पेज इसमें लग गया है। 120 पेज की कॉपी है, तो वे 10-20 पेज बच गया है। तो इतनी बड़ी कुंडली जो है ये बनाएंगे, तब जा करके अभी भी इसमें गुलिक वगैरह अभी बहुत सारी चीज़ें लगाना निकालना होता है, जो कि चीज़ें शायद रह जा रही हैं। तो आप भी इतनी बड़ी कुंडली बनवाने के लिए आप कहीं से इसको जो है हम कल परसों में भेजना है, कल परसों में इसको भेजेंगे। आप भी ऐसी कुंडली बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऐसी कुंडलियाँ ये सारी हाथ से बनाई हुई होती हैं, हाथ से लिखी हुई होती हैं, महंगी पड़ती है, थोड़ा पैसे इसमें अधिक। तो अब किस प्रकार से कुंडली बनाएंगे, किस प्रकार से भरेंगे, आप देख सकते हैं। आप भारत के किसी भी कोने से आप हमसे ऐसी बेहतर कुंडली, दुनिया की नंबर 1 कुंडली आप बनवा सकते हैं। हाँ, इसका फीस आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अब ऐसी कुंडली हो सकता किसी की बनी हो, सबकी ऐसी कुंडली नहीं बनी हुई होती है, न ही ऐसा सब कोई बना पा रहा है। तो ऐसी कुंडली कंप्यूटर से भी नहीं निकल पाता है, लेकिन आप चाहो तो इस सेवा का लाभ ऑनलाइन हमसे उठा सकते हैं। तो ये चीज़ें, जब ये चीज़ें आपके पास बनी हुई रहेगी, तब आप किसी ज्योतिषी के पास, किसी विद्वान के पास लेके जाओगे, तब उसको एक गणना जब पता होगा तो यहाँ से गणना करके हर चीज़ को कैलकुलेशन करके बता देगा। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपको उस चीज को जानने के लिए तीर और तुक्के का काम करना होगा, तुक्का लगा करके बताना होगा, ऐसा है वैसा है, बाकी सही सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। उसके लिए सटीकता के लिए ये चीजें बनवा के आपको रखना जरूरी होता है, तब जाके सही जानकारी मिलती है। तो आप बढ़िया बढ़िया बेहतरीन भारत की नंबर 1 कुंडली बनवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इस कुंडली का खर्चा बहुत ज्यादा, हमको महीनों लग जाता है, 10,000 रुपये भी कम है, लेकिन आम भी इसकी 5100 रुपये एक कुंडली की फीस होती है। तो आप कुंडली बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं घर बैठे। तब तक आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल जनार्दन पांडे। थैंक यू।